डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स का डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने पहला डेरिवेशन डिराइव किया था। जो डेरिवेशन कुछ इस तरह से था, वह था y = 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये पहला रिलेशन है जो कि वेरियस रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में है। ठीक इसी तरह से 3 और रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अगला डेरिवेशन मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है वह बीएससी फर्स्ट ईयर के मेजर फिजिक्स का सेकंड पेपर और माइनर के पहले पेपर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा y, ईटा और सिग्मा, इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे हम लोग। हम सभी को पता है कि y को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। y को क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। और ये जो ईटा होता है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये जो सिग्मा होता है इसको बोलते हैं पॉइसन रेशियो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स में रिलेशन निकालने के लिए हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं। एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जो क्यूबिकल शेप का है, तो जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये क्यूब हो गया। इसके कॉर्नर के नेम अगर मैं लिखूं तो ए, बी और एच। ठीक है, तो ये जो दूसरा रिलेशन है इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में, उसको डिराइव करने के लिए हम इस पर एक टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अब इस डेरिवेशन को आगे समझने के लिए हम इसका सिर्फ फ्रंट फेस ही कंसिडर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो क्यूब का सिर्फ फ्रंट सरफेस हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम था ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्यूब के सामने वाला फेस हमने कंसिडर किया है यहाँ पर। तो हमने इस पर ए बी के अलोंग टेंजेंशियल के अलोंग एक स्ट्रेस अप्लाई किया था इस तरह से। तो इलास्टिक थ्योरी ये कहती है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, कि जब भी हम क्यूब के ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जो स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये इक्विवेलेंट होता है किसके? 2 डायगोनल्स के। ये जो डी बी है ये हो जाएगा एक्सपेंसिव स्ट्रेस अलोंग डी बी, प्लस ये जो इसके परपेंडिकुलर जो डायगोनल है उसके अलोंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। प्लस में हम लिखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ए सी। डियर स्टूडेंट्स, पूरे डेरिवेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी हम इसके टेंजेंट के अलोंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो वो जो स्ट्रेस होता है 2 डायगोनल्स के अलोंग स्ट्रेस के सम के बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंटली। तो डीबी के अलोंग एक्सपेंसिव स्ट्रेस होगा और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन AC है इसके अलोंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो एक्सपेंसिव स्ट्रेस डीबी के अलोंग लगने से
ये डायगोनल की लेंथ बढ़ेगी। इसी तरह से AC के अलोंग जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा उसकी वजह से भी DB के अलोंग लेंथ बढ़ेगी। तो जब हमने यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया है तो क्या हो जाएगा कि ये बॉटम वाला जो फेस है वह फिक्स्ड है अपनी जगह पर, सिर्फ टॉप वाला फेस ही मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा। तो ये A पॉइंट यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगा, इसको मैं A डैश बोल देता हूँ, और B पहुँच जाएगा यहाँ पर, उसको हम बोल देते हैं B डैश। तो क्योंकि बॉटम वाला फेस फिक्स्ड है तो ये D A पे मिल के यहाँ पर पहुँच जाएगा लाइक दिस। कितने एंगल से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? थीटा एंगल से। लाइकवाइज जब ये वाला फेस B पर से B डैश पर पहुंच जाएगा तो इसको भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। हम मान लेते हैं कि ये जो क्यूब था उसकी हर एक साइड की जो लेंथ है कैपिटल L है, हर एक लेंथ जो है कैपिटल L है, और ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल l, इसको हम स्मॉल l एज्यूम कर लेते हैं, तो यह भी स्मॉल l हो जाएगा B से B डैश तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, इस दौरान जो शियर स्ट्रेन हो जाएगा वह थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको हम एक तरह से आर्क कंसिडर कर सकते हैं या टेन थीटा कंसिडर कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इसी तरह से हम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। शियर स्ट्रेस, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल स्ट्रेस हम इसको बोल रहे हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो T स्ट्रेस लगाने से जो फोर्स लगेगा वह F लगेगा। एरिया कितना होगा? क्यूब का जो किसी भी फेस का जो सरफेस एरिया होता है वह उसकी साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पर टोटल लेंथ इसकी कैपिटल L मानी है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो L स्क्वायर स्मॉल ना हो करके ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल L स्क्वायर। और ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? स्मॉल l। ओरिजिनल लेंथ कितना था? कैपिटल L था। ओके, अब डेरिवेशन हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि DB जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? पहले DB था, अब B डैश पहुंच गया, तो DB की लेंथ में जो एलोंगेशन होगा वह हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे ये, तो नया डायगोनल DB न हो करके DB डैश हो जाएगा। तो इस दौरान DB में कितना एलोंगेशन हुआ वह निकालते हैं हम लोग। कैसे कैसे निकलेगा? DB के अलोंग एक्सपेंसिव स्ट्रेस लगने से DB कितना बड़ा है, और AC के अलोंग कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने से DB कितना बड़ा है, उन दोनों एलोंगेशन को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, नेट एलोंगेशन आ जाएगा इस टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से। तो हम निकालते हैं यहाँ पर एलोंगेशन इन DB, ये जो DB की जो लेंथ में बढ़ोतरी होगी वह निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एलोंगेशन इन DB में किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सपेंसिव स्ट्रेस, ड्यू टू एक्सपेंसिव स्ट्रेस अलोंग DB। तो कितना एलोकेशन होगा? इसके लिए हमने आपको लास्ट वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि दो पैरामीटर हमको ध्यान रखने पड़ते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ पर ये जो अल्फा होता है वह क्या होता है? ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। इसी तरह से जो बीटा होता है वह होता है लेटरल
लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। यहाँ पर टी क्या है? स्ट्रेस है। तो ये हमको ध्यान रखने देते हैं। तो यूनिट स्ट्रेस लगाने से कितनी लेंथ बढ़ती है? अल्फा लेंथ बढ़ती है। हम क्या निकाल रहे हैं? एलोगेशन इन डीबी ड्यू टू एक्सपेंसिव स्ट्रेस अलोंग डीबी। डीबी के अलोंग जो एक्सपेंसिव स्ट्रेस लगा हुआ है उसकी वजह से इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी? तो यूनिट स्ट्रेस की वजह से अल्फा लेंथ बढ़ेगी। तो कितना स्ट्रेस लग रहा है? टी स्ट्रेस। तो टी की वजह से कितनी हो जाएगी? इंटू में टी हो जाएगा। इंटू में इसकी लेंथ, खुद की लेंथ कितनी है डीबी की? डीबी की लेंथ कितनी होगी? देखिए ये एक स्क्वायर है, ये एक क्यूब का फेस है। तो क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है। स्क्वायर की लेंथ अगर एल है तो उसका डायगोनल लेंथ कितना होता है? L√2। तो वो जो लेंथ आएगी वह निकल के आएगी इंटू में L√2, ये लेंथ निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एलोंगेशन इन डीबी ड्यू टू एक्सपेंसिव स्ट्रेस अलोंग डीबी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि एसी के अलोंग जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है उसकी वजह से डीबी कितनी बढ़ेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाएगी यहां पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे डीबी में होने वाली लेंथ किसकी वजह से? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। एसी में जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा उसकी वजह से भी डीबी बढ़ेगी। तो इससे पहले अभी तक हमने ये देख लिया है कि डीबी में जो लंबाई में वृद्धि होगी, डीबी के अलोंग ही जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से कितनी लंबाई में वृद्धि होगी। अब हम देख रहे हैं एसी के अलोंग जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से कितनी लेंथ में वृद्धि होगी वह हम देख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब वृद्धि होना। एलोंगेशन इन डीबी ड्यू टू compressive stress along AC। तो कंप्रेसिव की वजह से जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लंबाई में वृद्धि होगी उसका फॉर्मूला हम बीटा से लगाएंगे। हमको पता है कि बीटा इक्वल होता है डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई टी। यानी यहाँ से डेल्टा डी की जो वैल्यू आ जाएगी बीटा इंटू डी इंटू टी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर डेल्टा डी किसको बोलेंगे? इस एसी के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है डीबी है वह है, और बीटा और डी ये जो इसकी लेंथ है, और टी स्ट्रेस। तो इससे निकल जाएगा एलोंगेशन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यूनिट स्ट्रेस की वजह से, इसमें जो यूनिट स्ट्रेस लगता है उसकी वजह से कितनी लेंथ इसकी बढ़ेगी? बीटा बढ़ेगी। लेकिन लेंथ है कितनी? ये लेंथ है कितनी? अभी हमने देखा था यह स्क्वायर के डायगोनल के बराबर। कितनी हो जाएगी? उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे L√2 इंटू में कितना स्ट्रेस लगा है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको टी से। तो ये आ गया एलोंगेशन इन डीबी ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग एसी। तो नेट एलोंगेशन हम डीबी निकालेंगे अब। तो इसमें हम इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड कर देंगे और हमें पूरा जो है नेट एलोंगेशन मिल जाएगा। नेट एलोंगेशन मिल जाएगा। ठीक है। इन दो स्ट्रेस की वजह से जो एलोंगेशन हुआ उन एलोंगेशन को हम ऐड कर देंगे तो टोटल डीबी में कितनी वृद्धि होगी वह निकाल देंगे। तो यहाँ से देखेंगे नेट एलोंगेशन इन डीबी इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास जो पहला पार्ट आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और जो दूसरा पार्ट आया है इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इनको ऐड कर देते हैं तो देख रहे हैं आप कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू टी इंटू L√2 प्लस बीटा इंटू
L√2 इंटू टी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो t है वह कांस्टेंट है, दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर t इंटू L√2, ये नेट एलोंगेशन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्यास्थता की जो थ्योरी हमने लगाई है यहाँ पर, इलास्टिसिटी की जो थ्योरी, उस थ्योरी के अलोंग dB में जो नेट एलोंगेशन आ रहा है वह इतना आ रहा है। ये इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर T स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, L जो है इसकी लेंथ है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकली इस लेंथ को देखते हैं, इस डायग्राम से ज्योमेट्रिकली कहें या फिजिकली देखें। देख पा रहे हैं आप, पहले dB कितना था, ये dB था, अब ये dB डैश हो गया है। तो dB और dB डैश में से किसकी लंबाई ज़्यादा है? ऑब्वियसली dB डैश ज़्यादा लेंथी है। कितना लेंथी है कैसे पता करेंगे? B से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मैं ले देता हूँ n यहाँ पर। तो dB से जो dB डैश है वह कितना ज़्यादा लेंथी है, तो क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है इसके बाद जो बची हुई जो लेंथ है ये एक्स्ट्रा लेंथ है। तो डायग्राम से हमको ये पता चल रहा है कि dB में जो नेट एलोंगेशन आ रहा है वह NB डैश आ रहा है। तो अब हम इस डायग्राम से NB डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा 45 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा। इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ अलग से, ये यहाँ पर बना देता हूँ और ये लाइक दिस, और ये इस तरह से है डायग्राम। ये बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, इधर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, और ये एंगल है 45 डिग्री, और दिस इज द B एंड दिस इज द B डैश एंड दिस इज द N। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप cos 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 45 इक्वल होता है, यहाँ से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो बेस है यह हो जाएगा NB डैश, और हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी थी डायग्राम में आप देख लीजिए, यहाँ पर स्मॉल l लिख रखा है, तो ये स्मॉल l हो जाएगा। तो इस तरह से NB डैश की जो वैल्यू आ रही है L cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ से मिटा दे रहा हूँ जगह बनाने के लिए। आई होप कि इस समय पॉज किया होगा सानू ने। ओके, ये भी मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अभी। रुको एक मिनट। यस, हमने देखा कि ये जो NB डैश आई है, जो एक्स्ट्रा लेंथ है वह कितनी आ गई है, NB डैश। मतलब ज्योमेट्रिकली हमने देखा कि dB में जो एलोंगेशन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, L cos 45, यानी L cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो गई। तो हमने देखा कि इलास्टिसिटी की थ्योरी जब हमने इलास्टिसिटी की थ्योरी लगाई इस डायग्राम में, तो dB जो डायगोनल है उसमें जो नेट एलोंगेशन आया उसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, एक्सप्रेशन नंबर 3। लेकिन जब हमने ज्योमेट्रिकली देखा dB में जो नेट एलोंगेशन आया है वह कितना है, NB डैश, उसकी वैल्यू जब हमने निकाली वह कितनी आ गई है, L/√2। NB डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, यह हम आप देख पा रहे हैं, NB डैश इक्वल टू आ गया L/√2, ये आ गया है। इसको मैं मान लेता हूँ एक्सप्रेशन नंबर 4। देखिए दोनों ही dB की लंबाई में जो एलोंगेशन है उसको बता रहे हैं, इसका मतलब है दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं और यस,
Hence, from इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 को हम बराबर कर देते हैं तो क्या हमको मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टी एल रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट में रहने देते हैं और बाकी चीज़ राइट में दे देते हैं, एल अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी भी यहाँ चला जाएगा और इंटू में एल यहाँ चला गया। ठीक है, अभी हमने देखा था डायग्राम से ये जो थीटा की जो वैल्यू है वह कितनी आई थी फ्रॉम डायग्राम, थीटा कितना था, थीटा वॉज स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये जो स्मॉल एल है अपॉन में कैपिटल एल, दिस वाज थीटा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है। इट मीन्स तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू टी और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ये शियर स्ट्रेन। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, इस 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ LHS में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ईटा होता है, एक मिनट, डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन थीटा, और यहाँ पर क्या है, इसका रिवर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन का इन्वर्स ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास टी अपॉन थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू एल्फा प्लस बीटा। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ईटा लिख सकता हूँ, ईटा इक्वल टू 1/2, एल्फा कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस बीटा अपॉन एल्फा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। इस एल्फा को हम ऊपर ले जा सकते हैं, थोड़ा सा और मिटाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपॉन में एल्फा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, 1/α लिख सकता हूँ इस एल्फा को। ये जो एल्फा है, एक मिनट फिर से बता देना आप, तो फिर से बोल दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एल्फा है इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/α ऐसा लिख सकते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन एल्फा। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो 1/α होता है इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, y के बराबर होता है, और ये जो बीटा होता है, ये जो बीटा अपॉन एल्फा होता है इसको बोलते हैं पॉइसन रेशियो। ये तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो ईटा का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा y/2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। ये इस तरह से थोड़ा सा और मिटाते हैं। सो इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया है ईटा इक्वल टू y, जो यंग्स मॉडुलस है, 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। इसके नीचे 1 करके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये जो यंग्स मॉडुलस y की वैल्यू आ जाएगी 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। डियर स्टूडेंट्स, यही जो है वेरियस इलास्टिक रिलेशंस में से एक रिलेशन है, इसको हम सेकेंड रिलेशन बोल सकते हैं, y इक्वल टू 2 ईटा विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा, जहाँ पर y यंग्स मॉडुलस है, ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा है पॉइसन रेशियो। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पहला रिलेशन डिराइव किया था, वह था y के लिए, y इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये पहला रिलेशन था इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच में, और आज की क्लास में हमने सेकेंड रिलेशन डिराइव कर लिया इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये। इस टॉपिक को आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।